मैंने अपने पिछले लेक्चर में क्वांटम मैकेनिक्स के 5 पोस्टुलेट कवर किए थे, जिसमें हमने देखा था कि हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि अगर आप हैमिल्टोनियन ऑपरेटर को वेव फंक्शन पे ऑपरेट करते हैं, तो आपको जो आइगन वैल्यू मिलती है वो सिस्टम की टोटल एनर्जी होती है। और जो हैमिल्टोनियन ऑपरेटिंग और वेव फंक्शन है, इसे आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। और हमने ये भी देखा था कि जब हम स्टेशनरी स्टेट्स की बात करते हैं, तो उनके वेव फंक्शन को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, दैट साई ऑफ एक्स टी इज इक्वल टू फाई, जो कि सिर्फ पोजीशन पे डिपेंड करता है, इनटू द फेस वेक्टर। अब हम केमिस्ट्री में देखेंगे कि जितने भी हमारे मेनली सॉल्यूशंस हैं, जितने भी बॉडीज़ हैं, वो बेसिकली स्टेशनरी स्टेट से होती हैं। तो उन्हें सॉल्व करने के लिए हमें बस स्क्रोडिंगर की टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन का यूज़ करना पड़ेगा। तो आज जिस फिजिकल सिस्टम की हम बात करने वाले हैं वो है पार्टिकल इन अ बॉक्स। तो मान लीजिए ये आपका पोटेंशियल है और ये आपकी एक्स एक्सिस है। मान लीजिए ये पॉइंट ज़ीरो है, ओरिजिन, और एक पॉइंट है एल। अब हम मानते हैं कि ज़ीरो से एल के बीच में जो पोटेंशियल है वो ज़ीरो है, और एल के बाद और ज़ीरो से पहले पोटेंशियल इन्फानाइट है इस रीजन में, और इस रीजन में पोटेंशियल इन्फानाइट है। अब बेसिकली पोटेंशियल इन्फानाइट करने का रीज़न ये है कि हम चाहते हैं कि जो पार्टिकल है वो ज़ीरो से पहले और एल के बाद वहाँ पे एग्जिस्ट ही ना करे। यानी कि जब मैंने पोटेंशियल इन्फानाइट कर दी है, यानी कि जो पार्टिकल को वहाँ पे पाने की प्रोबेबिलिटी है वो ऑटोमेटिकली ज़ीरो हो गई है। तो हम लिख सकते हैं कि इस रीजन में पार्टिकल का वेव फंक्शन ज़ीरो होगा, और इस रीजन में पार्टिकल का वेव फंक्शन ज़ीरो होगा, क्योंकि यहाँ पोटेंशियल इन्फानाइट है तो पार्टिकल यहाँ पे एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता। अगर हम वेव फंक्शन की कोई वैल्यू कहते हैं कि नॉन ज़ीरो होगी, तो वो बिल्कुल ज़ीरो से एल के बीच में ही होगी। सो द वेव फंक्शन इज गोना बी नॉन ज़ीरो ओनली इन द इंटरवल बिटवीन ज़ीरो टू एल, हम ये कह सकते हैं। बेसिकली इस सिस्टम को सॉल्व करने के लिए हम स्क्रोडिंगर इक्वेशन का यूज़ करें, तो हम टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन का यूज़ करेंगे, जो कि है माइनस रिड्यूस प्लैंक्स कांस्टेंट स्क्वायर अपॉन 2m अपॉन पार्शियल डेरिवेटिव, सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x ऑफ psi प्लस पोटेंशियल विच इज़ अ फंक्शन ऑफ x इंटू फाइव फंक्शन इज इक्वल टू टोटल एनर्जी इंटू psi। अगर हम बेसिकली किसी पार्टिकल की बात करें जो यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं, तो किस तरीके से यहाँ पे मूव करेगा, उसके बिहेवियर को डिस्क्राइब करने के लिए हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। अब हम जानते हैं कि ज़ीरो से एल के बीच में जो पोटेंशियल है वो ज़ीरो है, तो हमारे पास आ गया माइनस रिड्यूस प्लैंक्स कांस्टेंट स्क्वायर अपॉन 2m। और हम जानते हैं कि जो साई है, बेसिकली हम साई को यहाँ पे फाई से रिप्लेस कर सकते हैं, और क्योंकि जो फाई है वो सिर्फ एक्स का ही फंक्शन है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, जैसे मैं लास्ट लेक्चर में देखा था। और फिर इस फाई की वैल्यू निकाल के हम इसे फेस फैक्टर से मल्टीप्लाई करके साई की इक्वल पुट कर सकते हैं, जैसे कि मैं लास्ट लेक्चर में देखा था कि हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे साई को इस जगह फाई लगा देंगे, और जो फेस फैक्टर है दोनों साइड से अपने आप कट हो जाएगा। आप इसे करके देख सकते हैं। अब अगर हम इस इक्वेशन को देखें, 2me अपॉन माइनस रिड्यूस प्लैंक्स कांस्टेंट स्क्वायर इंटू फाइव। अब इस इक्वेशन की सॉल्यूशन से अगर आप खुद से गैस भी कर सकते हैं, इसके सॉल्यूशंस कुछ इस फॉर्म के होंगे, a cos के एक्स प्लस बी साइन एक्स के एक्स, जहाँ पे हमने इस पूरी की पूरी क्वांटिटी को के स्क्वायर मान लिया, तो ये बन जाएगा माइनस के स्क्वायर इंटू फाइव। अब फाइव के सॉल्यूशन कुछ इस फॉर्म के हो सकते हैं। वैसे फाइव के सॉल्यूशन बहुत सारे हो सकते हैं,
फाई का एक सोल्यूशन ये भी हो सकता है कि ए इंटू ई इंटू आयोटा के एक्स प्लस बी इंटू माइनस आयोटा के एक्स। बट अगर आप इस वाली इक्वेशन में बाउंड्री कंडीशंस पुट करेंगे तो आप देखेंगे कि ये वाली इक्वेशन ये फर्स्ट वाली इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगी। ये मैं आपको बाद में शो करूँगा। अभी हम इसमें पुट करके देखते हैं कि ए और बी की क्या वैल्यूज़ आएंगी। तो हम मानते हैं कि जो साई की फंक्शन हमारा सॉल्यूशन है वो कुछ इस फॉर्म का आया है। अब अगर हम साई का फर्स्ट डेरिवेटिव लें तो हमें मिलेगा d5/dx इक्वल टू माइनस ए साइन के एक्स प्लस के बी कोस के एक्स, और इसका हम सेकेंड डेरिवेटिव लेंगे तो हमें मिलेगा माइनस के स्क्वायर ए कोस के एक्स प्लस बी साइन के एक्स। और हमें पता है कि जो ये है हमारा सॉल्यूशन, इसे हमने फाइव माना था तो हमारा माइनस के स्क्वायर फाइव वापस आ गया। इससे वेरीफाई हो गया कि जो ए कोस एक्स प्लस बी साइन के एक्स है ये इसका ये फाइव का एक सोल्यूशन है। अब इस पर अगर हम बाउंड्री कंडीशंस पुट करें तो अगर हम वेव फंक्शन को देखें तो जो हमारा वेव फंक्शन होगा, क्योंकि यहाँ पे पोटेंशियल इन्फानाइट है तो यहाँ पे वेव फंक्शन की वैल्यू इस पॉइंट पे ज़ीरो होनी चाहिए। और क्योंकि यहाँ पे भी पोटेंशियल इन्फानाइट है तो इस पॉइंट पे एल पे वेव फंक्शन की वैल्यू ज़ीरो होनी चाहिए। ये इसलिए क्योंकि वेव फंक्शन को कंटिन्यूस होना चाहिए। तो अगर एल के आगे वेव फंक्शन की वैल्यू हमेशा ज़ीरो है तो एल पे भी वेव फंक्शन की वैल्यू ज़ीरो ही होनी चाहिए और ज़ीरो पे भी इनकी वैल्यू ज़ीरो होनी चाहिए। तो और वेव फंक्शन की वैल्यू ज़ीरो है और वेव फंक्शन हमारा, हमने वेव फंक्शन को वो फाई इक्वल टू ई इंटू हमने साई इक्वल टू फाई इंटू फेस फैक्टर लिखा था। तो हम कह सकते हैं कि जो फाई है इसकी वैल्यू भी ज़ीरो पे ज़ीरो होगी और एल पे एल होगी, ज़ीरो होगी। ये दोनों हमारी बाउंड्री कंडीशन है जिनका यूज़ करके हम ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आइए हम इनका यूज़ करते हैं। फाई ज़ीरो बेसिकली हमारा ए कॉस ज़ीरो प्लस बी साइन ज़ीरो है। हमें पता है कि बी साइन ज़ीरो की वैल्यू ज़ीरो ही होगी तो ए की वैल्यू हमारी ज़ीरो आ गई। और इसी तरीके से हाँ, तो इस वजह से हमारा जो साई का फंक्शन है वो बन गया बी साइन के एक्स। और जब हम इसमें हम एल की वैल्यू पुट करेंगे तो तब भी ज़ीरो आना चाहिए, यानी कि हमारा बी साइन के एल की वैल्यू ज़ीरो आनी चाहिए। अब हम जानते हैं कि जो बी है उसकी वैल्यू ज़ीरो नहीं हो सकती, तो अगर ऐसा हुआ तो वेव फंक्शन जिसकी वैल्यू बीच में नॉन ज़ीरो थी इसकी वैल्यू पूरे उस पर ज़ीरो हो जाएगी। तो इसका मतलब है कि जो साइन के एल है इसकी वैल्यू ज़ीरो होनी चाहिए। तो यानी कि साइन के एल की वैल्यू ज़ीरो है, जो कि इम्प्लाई करता है कि जो के एल है उसकी वैल्यू एन पाई है। तो यानी कि जो हमारी के की वैल्यू आई है वो आ गई एन पाई अपॉन एल, जहाँ पे जो एन है वो बेसिकली कोई भी इंटीजर है। बट अब इसमें आप एक चीज़ देखेंगे कि अगर मैं एन की वैल्यू ज़ीरो लेता हूँ तो जो साइन के एल का टर्म है हमेशा ज़ीरो हो जाएगा। तो हम एन की वैल्यू ज़ीरो भी नहीं ले सकते हैं। तो बेसिकली हमें जो एन की वैल्यू कुछ इस तरीके से लेनी पड़ेगी कि जो एन की वैल्यू है वो वन से स्टार्ट होके इंक्रीज़ करती रहे। ये इंटीजर हो पर एक हिसाब से कह सकते हैं कि जो एन की वैल्यू वो नेचुरल नंबर होनी चाहिए। तो अब हमारा वेव फंक्शन कुछ इस फॉर्म का आएगा, हमारा फाई कुछ इस फॉर्म का आएगा कि बी साइन के एक्स, इस फॉर्म का पहले था। अब इसमें हम के की वैल्यू एन पाई बाई एल पुट कर दे तो हमारे पास ये आएगा बी साइन एन पाई एक्स अपॉन एल।
अब हम जानते हैं कि जो स्टेशनरी स्टेट्स हैं इनके वेव फंक्शन नॉर्मलाइजेबल होने चाहिए। तो यानी कि जब आप 0 से L तक साई की मॉडुलस स्क्वायर को इंटीग्रेट करेंगे तो आपको 1 मिलना चाहिए। तो इसका मतलब है, अब मान के चल रहे कि जो b यहाँ पे एक रियल नंबर है, तो अगर हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे 0 से L तक तो हमारे पास आएगा b स्क्वायर साइन स्क्वायर n पाई x अपॉन L इक्वल टू 1। इससे हम लिख सकते हैं b स्क्वायर इंटू 0 से L तक इंटीग्रेट अगर आपसे करेंगे, अभी साइन स्क्वायर n पाई x बाई L है तो आप ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ करके सोल्व कर सकते हैं। तो जब इसे इंटीग्रेट करेंगे तो आप देखेंगे कि इसको मैं ट्रिग्नोमेट्री का सब्सटीट्यूट करूँ तो मेरे पास आएगा 1 माइनस कोस 2n पाई x बाई L डिवाइड बाई 2 इंटीग्रेशन विद dx। इसे इंटीग्रेट करके मेरे पास x बाई 2 माइनस L बाई 2 अपॉन 2n पाई साइन 2 पाई n x बाई L आएगा इंटू बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो रखा हुआ है। ये यहाँ पे बी स्क्वायर एक नॉर्मलाइजेशन कॉन्स्टेंट क्या वर्क करेगा। जब इसमें मैं अब जब एक्स बाई 2 है, इसमें जब मैं एल और 0 की वैल्यू डालूंगा तो मेरे पे एल बाई 2 आएगा। और ये जो टर्म है इसमें ये एल पे भी टर्म 0 हो जाएगा और 0 पे भी 0 हो जाएगा, क्योंकि साइन 0 0 होता है। जब इसमें एक्स की जगह एल आप सब्सटीट्यूट करेंगे तो आप पे साइन 2n पाई आएगा जिसकी वैल्यू में से 0 होती है। तो बी स्क्वायर एल बाई 2 की वैल्यू हमें से 1 होनी चाहिए इसे नॉर्मलाइज करने के लिए, ताकि टोटल प्रोबेबिलिटी में से 1 रहे। तो आप पे आएगा कि जो बी की वैल्यू है वो अंडर रूट 2 पाई बाई एल है। तो ऐसे करके हमारा साई की वैल्यू आई 2/L साइन n पाई x बाई L। बेसिकली ये हमारे फाई की वैल्यू आ गई। हम बात करते हैं टोटल एनर्जी की, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, और 0 से L के बीच में पोटेंशियल एनर्जी का टर्म 0 था तो हमारे पास बस काइनेटिक एनर्जी बची है। काइनेटिक एनर्जी को आप p स्क्वायर बाई 2m लिख सकते हैं। और आपको याद होगा कि डे ब्रोगली हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग मोमेंटम को आप h बाई लैम्डा भी लिख सकते हैं। अगर आप इसे 2 पाई और 2 पाई से डिवाइड और मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देखेंगे कि h बाई 2 पाई आपका रिड्यूस प्लैंक्स कांस्टेंट आ जाएगा और 2 पाई बाय लैम्डा आपका k की वैल्यू होती है। और हमें पता है ऊपर सॉल्व करके कि जो हमारी k की वैल्यू आई थी वो n पाई बाय l आई थी। तो बस में आप इसकी वैल्यू n पाई बाय l भी डाल सकते हैं। तो जो टोटल आपकी एनर्जी होगी वो बन जाएगी रिड्यूस प्लैंक्स कांस्टेंट n स्क्वायर पाई स्क्वायर l स्क्वायर अपॉन 2m। जिसे मैं लिख सकता हूँ रिड्यूस प्लैंक्स कांस्टेंट पाई स्क्वायर अपॉन 2ml स्क्वायर इंटू n स्क्वायर। इस टर्म को मैं ई नोट मान के ई नोट इंटू एन स्क्वायर भी लिख सकता हूँ। अगर आप चाहें तो जो ई नोट है उसकी वैल्यू रिड्यूस प्लैंक्स कांस्टेंट इंटू पाई स्क्वायर अपॉन 2m बाई एल स्क्वायर आई है। इसमें आप इसे प्लैंक्स कांस्टेंट की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ऐसा करने पे 4 बाई पाई स्क्वायर आएगा इंटू पाई स्क्वायर इंटू 2ml स्क्वायर, या पाई से पाई कट जाएगा, पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर, और आप पे आएगा रिड्यूस प्लैंक्स कांस्टेंट स्क्वायर अपॉन 8ml स्क्वायर। अब ई नोट को इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो बेसिकली इन दी एंड हमारे पास जो टोटल एनर्जी आई पार्टिकल इन द बॉक्स की वो आई ई नोट इंटू एन स्क्वायर, जहाँ पे एन बेसिकली नेचुरल नंबर है 1 2 3, और ई नोट की वैल्यू हमारे पास आई एच स्क्वायर अपॉन 8ml स्क्वायर। हमारे पास फाई की वैल्यू आई अंडर रूट 2/L साइन n पाई x अपॉन L। और अगर आपको वेव फंक्शन की वैल्यू चाहिए तो आपको इसे फेस फैक्टर से मल्टीप्लाई करना होगा।
तो ये बेसिकली आपका वेव फंक्शन आ गया पार्टिकल इन अ बॉक्स को डिस्क्राइब करने के लिए। अब अगर मैं फाई के सॉल्यूशंस को डिस्क्राइब करने की बात करूँ, तो डिफरेंट एन की वैल्यूज़ के लिए आपको डिफरेंट फाई के सॉल्यूशंस मिलेंगे। जैसे कि मान लीजिए ये 0 है और ये एल है। अगर मैं फाई इक्वल टू 1 की बात करता हूँ, तो बेसिकली फंक्शन आएगा 2/l साइन पाई एक्स अपॉन एल। अब इसमें अगर मैं 0 की वैल्यू डालूँ तो मेरे को यहाँ पे अपना वेव फंक्शन 0 मिलेगा। और अगर मैं एल की वैल्यू डालूँ तो मुझे यहाँ पे फाई की वैल्यू 0 मिलेगी। और अगर मैं l/2 की बात करूँ तो इसमें l/2 डालने पे साइन की वैल्यू मैक्सिमम आएगी, जो कि है 2/l²। तो ये कुछ इस फॉर्म का बनेगा। अगर मैं फाई 2 की बात करूँ तो इसमें इक्वेशन पुट करने पे आपको पता लगेगा कि बाउंड्री कंडीशंस पे तो इसकी वैल्यू 0 ही होगी। और जो सोल्यूशन आएगा वो कुछ इस फॉर्म का होगा, साइन 2πx/l। इसमें l/2 पुट करने पे आपको पता लगेगा कि बीच में इसकी वैल्यू इस पर 0 है। तो इसका ग्राफ कुछ इस तरीके का बनेगा। तो आप ऐसे ही देख सकते हैं कि ये आपको बिल्कुल स्टैंडिंग वेव्स की तरह देखने में थोड़ा बहुत लगेगा, क्योंकि 0 से l के बीच में रिस्ट्रिक्टेड है। तो बेसिकली इस तरीके से हम पार्टिकुलर बॉक्स के वेव फंक्शन को डिस्क्राइब कर सकते हैं, जिसका वेव फंक्शन कुछ इस फॉर्म का आएगा श्रोडिंगर इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद। और उसके जो एनर्जी लेवल्स हैं वो n² पर डिपेंड करेंगे। यानी कि अगर हम इसके एनर्जी लेवल्स की बात करते हैं तो E0 इंटू n² की फॉर्म के हैं। यानी इसकी एनर्जी लेवल्स E0, 4E0 और 9E0 कुछ इस फॉर्म्स के आएंगे। इसके बीच के एनर्जी लेवल्स अलाउड नहीं है। अगर हम केमिस्ट्री की बात करते हैं तो बेसिकली जैसे आप जानते हैं कुछ मॉलिक्यूल्स के बारे में जो कुछ इस फॉर्म के होते हैं। उसमें जानते हैं कि जो ये इलेक्ट्रॉन्स हैं ये पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। बेसिकली पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड है, ये यहाँ से कोई और मूव कर सकते नहीं है। या अगर मैं कुछ और एग्जांपल लेता हूँ, मैं इसे यहाँ से यहाँ के पाई बॉन्ड को हटा देता हूँ। अगर मैं बात करूँ कि जो यहाँ के पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं वो यहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड है, तो बेसिकली यहाँ से यहाँ की लेंथ को लेके इसे एक सिंप्लीफाइड लैंग्वेज, एक सिंप्लीफाइड वर्जन लेके इसके पार्टिकुलर बॉक्सेस से डिस्क्राइब कर सकता हूँ। और ये सेम एनर्जी और वेव फंक्शन के कंस्ट्रेंट इस पर भी अप्लाई होंगे। तो इसी तरीके से आज हमने पार्टिकुलर बॉक्स को क्वांटम मैकेनिक्स के थ्रू डिस्क्राइब किया। तो फिर हम अपना लेक्चर आज यहीं पे ख़त्म करते हैं।